हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजे इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर ये सीरीज चल रही है जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड सारे एमसीक्यूज और जो पूर्व की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उनका हम यहाँ पर विश्लेषण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि उपभोक्ता की संतुष्टि अधिकतम होगी, कॉमा, जबकि प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ हैं। ठीक, ये आपके सामने चार प्रतीक दिए गए हैं। ठीक है, और चारों में आपको ये देखना है कि उपभोक्ता की जो संतुष्टि है वो अधिकतम किस जगह पर होगी, कहाँ पर होगी। ओके, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर जो होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि जो उपभोक्ता, कोई मान लीजिए एक उपभोक्ता है जो दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है एक टाइम पे। मान लीजिए एक है आपकी एक्स वस्तु और दूसरी है वाई वस्तु। ठीक, तो अब हम जब उपभोग करते हैं किसी चीज़ का, तो या जिसे हम परचेज करते हैं उपभोग करने के लिए, खरीदते हैं, तो साथियों हम उस वस्तु की मूल्य यानी कि प्राइस और उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी की तुलना करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तो एक वस्तु के साथ हमने ऐसा ही किया, और चूंकि हम दो वस्तुएं यूज कर रहे हैं एक टाइम पे एक साथ, तो हम दूसरी वस्तु का सेम ऐसे ही तुलना करते हैं। तो एक वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का अनुपात जो है वही अगर बराबर है दूसरी वस्तु का, तो वहाँ पर क्या है, उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि में होगा। ठीक है, अधिकतम संतुष्टि में होगा। अगर मैं दूसरे शब्दों में बात करूं तो जब सभी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता, ठीक, तथा कीमत का अनुपात यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का जो रेशियो है वो बराबर होता है, ठीक, उस जगह पर उपभोक्ता क्या है, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। और अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का मतलब है कि वो संतुलन में होता है। ओके भाई, उपभोक्ता का अंतिम उद्देश्य क्या है? अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। ठीक है, और अगर ज़्यादा मैं बात करूं इसमें, तो मार्शल ने उपयोगिता के संख्यात्मक माप पर आधारित समसीमांत उपयोगिता नियम का प्रतिपादन किया था। जी हाँ दोस्तों, कौन सा नियम? समसीमांत उपयोगिता नियम। ओके, ये किसने दिया था? मार्शल ने दिया था। और ये उपयोगिता के सबसे बड़ी चीज़ संख्यात्मक माप पर आधारित था। कौन सी माप पर? संख्यात्मक माप पर। संख्यात्मक माप क्या है कि मार्शल ने कहा था कि जो जो उपयोगिता है उसको हम संख्या से प्रदर्शित कर सकते हैं, नाप सकते हैं। ठीक, उन्होंने कहा था कि जिस चीज़ के लिए हम जितना पे करते हैं, पैसों मुद्रा के द्वारा जितना पेमेंट करते हैं, मान लीजिए कि एक बर्गर हमने खरीदा जो 49 रुपीज़ का है, मान लीजिए 49 रुपये का है, तो हम उस बर्गर से ये आकलन कर सकते हैं कि हमें उसमें 49 रुपये या 49 यूनिट के बराबर यूटिलिटी प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये जो है एक बात रही। और अगर मैं इसी प्रश्न में रहूं तो संतुष्टि अधिकतम जहां होगी वहां पर प्रत्येक वस्तु का जो सीमांत उपयोगिता और जो प्राइस है वो बराबर होगी दूसरे से, बराबर होगी तीसरे से, इसी तरह इक्वल हो जाएगी। ठीक, अब अगर मैं थोड़ा सा और तथ्य आपको बताना चाहूँ तो दोस्तों इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये आती है कि जो समसीमांत उपयोगिता का नियम है उसे जो है उपभोग में प्रयुक्त प्रतिस्थापन का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, उपभोग में प्रयुक्त प्रतिस्थापन का प्रभाव, प्रतिस्थापन का सिद्धांत। अब प्रतिस्थापन का सिद्धांत क्या होता है? प्रतिस्थापन का मतलब ही होता है एक वस्तु की जगह या जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं उसकी जगह किसी दूसरे को यूज करना, उसकी जगह किसी दूसरे को प्रतिस्थापित करना। ठीक, तो जो समसीमांत उपयोगिता का नियम है तो उसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को प्रतिस्थापित किया जाता है। कब तक प्रतिस्थापित किया जाता है? जब तक कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाते हैं। ठीक, तो इसे प्रतिस्थापन का सिद्धांत भी कहते हैं। ओके, अब जो कि उपयोगिता के माप के संबंध की बात हो रही थी यहाँ पर, तो उपयोगिता के माप के संबंध में दो दृष्टिकोण हैं। कितने दृष्टिकोण हैं? दो दृष्टिकोण हैं। एक है संख्यावाचक दृष्टिकोण। कौन सा है? एक है संख्यावाचक दृष्टिकोण जो जिसे प्रोफेसर मार्शल ने दिया है। ठीक है, प्रोफेसर मार्शल ने दिया है संख्यावाचक दृष्टिकोण। और दूसरा है क्रमवाचक दृष्टिकोण। दूसरा कौन सा है?
क्रमवाचक दृष्टिकोण। ओके, एक है संख्यावाचक और दूसरा है क्रमवाचक। तो क्रमवाचक किसने दिया है, इसमें काफ़ी सारे नाम आते हैं, जैसे हिग्स हो गया, एलन हो गया, ठीक है, हिग्स एलन ये प्रमुख हैं, और इसमें सैमुअल्सन का नाम भी आता है। ओके, तो क्रमवाचक जो दृष्टिकोण है उसमें हिग्स एलन एवं पॉल सैमुअल्सन का नाम आता है। चलिए दोस्तों, ये तो रही काफ़ी सारी जानकारी जो एक ही क्वेश्चन में आपको मिल गई। आगे बढ़ें और बात करें कि दूसरा प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, जो दूसरा प्रश्न है वो ऐसे है कि एक जो उपभोक्ता है वो संतुलन में होगा। कब संतुलन में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है कि जब ऑप्शन नंबर ए है MUX बराबर PX। भाई MUX का यहाँ पर मतलब क्या है, तो MUX का यहाँ पर मतलब है कि जो सीमांत उपयोगिता है X वस्तु की और उसकी जो प्राइस है वो आपस में बराबर है। ये भी बात एक तरह से सही कही जा रही है, ठीक, क्योंकि संतुलन में कब होगा उपभोक्ता, जितना हम पे कर रहे हैं उतने ही के बराबर हमें उससे मार्जिनल यूटिलिटी भी मिल रही है। ओके, अब अगर बी ऑप्शन देखें तो MUX अपान MUY बराबर PX अपान PY, यानी कि बात तो ये भी सही ही लिखी है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी X की जो बराबर है X की प्राइस के बराबर और मार्जिनल यूटिलिटी Y की बराबर है प्राइस Y के बराबर। तो ये दोस्तों के बारे में लिखा है, ये भी बात सही लिखी हुई है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी है MRSXY, यानी कि इसका मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, प्रतिस्थापन की सीमांत दर X के लिए, X वस्तु के लिए Y की प्रतिस्थापन की जो दर है, यानी कि एक वस्तु को एक्स्ट्रा यूज करने के लिए हम Y वस्तु को कितना त्याग कर रहे हैं, वो बराबर है किसके, PX अपान PY के, यानी प्राइज ऑफ X अपॉन प्राइज ऑफ Y। तो ये भी बात एक तरह से सही है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तीनों ऑप्शंस में एक ही बात कहीं ना कहीं कही गई है, और जो है एक उसकी जो साइन लैंग्वेज है मार्जिनल यूटिलिटी X अपान MOY उसके माध्यम से कही गई है। तो उपभोक्ता जो है तीनों स्थितियों में संतुलन में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लर्नर्स, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है कि समसीमांत दृष्टिकोण का जो कथन है उसको आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा है समसीमांत दृष्टिकोण का जो कथन है। पहला ऑप्शन है MUX इंटू PX इज इक्वल टू MY इंटू PY इज इक्वल टू MUZ इंटू PZ। ऑप्शन बी है MUX अपान PX इज इक्वल टू MY अपान PY इज इक्वल टू MUZ अपान PZ बराबर MU, आय की प्रति इकाई। ओके, ऑप्शन सी है MUX अपान PX ग्रेटर देन MUY अपान PY ग्रेटर देन MUZ अपान PZ, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। समसीमांत दृष्टिकोण का जो कथन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि X वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी और उसकी प्राइस का रेशियो, Y वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी और उसकी प्राइस का रेशियो, और Z वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी और उसकी प्राइस का रेशियो ये आपस में इक्वल है, और आय की प्रति इकाई जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसके बराबर है। तो समसीमांत दृष्टिकोण का जो कथन है वो आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए लर्नर्स, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 5 रुपये प्रति इकाई मूल्य पर, यानी एक यूनिट का जो प्राइस है वो कितना है, 5 रुपये है, उस वस्तु की 20 इकाइयाँ मांगी जाती हैं। ठीक है, 20 इकाइयाँ मांगी जाती हैं। ओके, अब यदि वस्तु का मूल्य घटकर 4 रुपये प्रति इकाई हो जाए जिससे मांग बढ़कर 25 हो जाएगी। भाई सीधी सी बात है, मांग का नियम तो यही कहता है कि अगर प्राइस आपका डिस्क्रेज होगा यानी घटेगा तो उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। तो जब 4 रुपये हो गया, पहले 5 था तो 20 इकाइयाँ मांगी जा रही थी। ओके, अब जब घटकर 4 रुपये प्रति इकाई हो गया मूल्य, तो वस्तु की जो डिमांड है वो बढ़कर 25 यूनिट के बराबर हो गई। तो लोच कितनी होगी, ठीक है, तो लोच कितनी होगी आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले चीज़ तो आपको मांग की लोच का जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। तो मांग की लोच का फॉर्मूला क्या है कि मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक, क्या होता है, मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, बटा नीचे क्या होता है, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है,
कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, तो आपको सबसे पहले ऊपर रखना होगा मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, आप ही के सामने कर लेते हैं, आप और अच्छे से समझ जाएंगे। आपको फॉर्मूले में रख देना है, कुछ नहीं करना है, ठीक। तो मांगी गई मात्रा कितनी थी, यानी कि पहले 5 पे 20 मांगी जा रही थी। अब क्योंकि उसका परसेंटेज करना है हमें, तो इस तरह करेंगे, ओके। उसका परसेंटेज करेंगे एक रेशियो की तरह, ओके। इसका प्रतिशत, अब इसके बटे में जब आप 100 यहाँ करेंगे तो उसको आप सीधे यहाँ पर भी लेके आ सकते हैं ऐसे, ओके। तो ये हो गई बात एक। अब आगे बात करें, लर्नर्स 5/20 ये पहला रेशियो था, ये उसका हो गया परसेंटेज। बटा कर दीजिए इसका कितना, अब सॉरी चेंज कितना हुआ कि 4 पे 25 हो गया है ना, तो वो जो परिवर्तन हुआ तो वो 1/5, यानी एक ही तो बदला, घटा बढ़ा कितना, एक। प्राइस में 1 का परिवर्तन हुआ और क्या था, क्वांटिटी था, जो मात्रा था उसमें 5 का परिवर्तन हुआ, ठीक है। और उस पर उसका भी परसेंटेज आप कर लीजिए। तो ये आपका नीचे वाला जो पोर्शन है वो हो गया उसका प्राइस का प्रतिशत परिवर्तन, और ये हो गया आपकी डिमांड का प्रतिशत जो परिवर्तन है, ओके। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 5 ऊपर आ जाएगा आपका 25, और नीचे जो आ जाएगा 20 आपका आ जाएगा, ओके। तो जो टोटल इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 1.25, ओके। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.25। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु की कीमत 50 रुपये हो, कितनी हो, 50 रुपीज़ हो, सीमांत आय यानी कि जो MR यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू है जो, वो 40 इकाई के बराबर हो, तो कीमत की सापेक्ष मांग किलोज क्या होगी, ओके। कीमत की सापेक्ष मांग किलोज क्या होगी, ओके। तो दोस्तों इसमें तो आपको एक सीधा सा सूत्र आपको याद रखना है कि जो कीमत किलोज की बात हो रही है ना यहाँ पर, ठीक है, कीमत किलोज की बात हो रही है यहाँ पर। तो कीमत किलोज यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस बराबर हो जाएगा आपका, सीधा सा आप एक फॉर्मूला याद रखिए कि AR यानी आपका एवरेज रेवेन्यू अपान एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू, यानी कि AR अपान AR माइनस MR, ठीक। आपको इसी फॉर्मूले में रख देना है और आपका आंसर जो है आ जाएगा एक ही झटके में, ओके। चलिए इसी फॉर्मूले में एक बार रख के देख लेते हैं, ठीक। आपका AR कितना है, किसी वस्तु की कीमत यानी P, वही आपका एवरेज रेवेन्यू है, ठीक है। तो है आपका 50, और नीचे 50 अपान आपका MR कितना है 40। चलिए 50/10, ठीक, कितना आ गया आपका 5 आपका आंसर हो गया। और देखिए आपका आंसर दिया भी होगा ऑप्शन नंबर B, ओके। तो जो कीमत की सापेक्ष मांग किलोज है वो कितनी हो जाएगी आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर B 5, ठीक। नेक्स्ट है, एक समोत्पाद वक्र एक सीधी रेखा होगी, ठीक। क्यों होगी सीधी रेखा और कब होगी, यदि जो आगत है, ठीक, जो आगत है वो क्या होगी, पूर्ण स्थानापन्न हो, ओके। B पूरक हो, C खराब स्थानापन्न हो, या D परिवर्तनीय अनुपात के रूप में प्रयुक्त हो, ठीक है। तो किस अवस्था में एक समोत्पाद वक्र सीधी रेखा में होगा, चलिए इसका जवाब दीजिए। शायद ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले भी आप पिछले वाले वीडियोज जो आपने देखे होंगे तो उसमें आया था ये प्रश्न। तो साथियों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर A, ठीक। यदि आगत पूर्ण स्थानापन्न हो तो समोत्पाद वक्र, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं क्या, आइसो प्रोडक्ट कर्व, ठीक, आइसो प्रोडक्ट कर्व, IPC कह सकते हैं इसको, ओके। एक सीधी रेखा होगी कब, जब क्या है, आगत पूर्ण स्थानापन्न हो, ठीक है। समोत्पाद वक्रों की वक्रता जो है उस सरलता को बताती है कि जिस सरलता से साधन एक दूसरे से प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं, जो उसका ढाल है वो प्रतिस्थापन को बताती है, साधन के प्रतिस्थापन को, ओके। अब अगर मैं और बात करूं इससे संबंधित, तो जो समोत्पाद वक्र हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, ये वही इंडिफरेंस कर्व जैसे होते हैं, क्योंकि अलग अलग समोत्पाद वक्र जो है अलग अलग आगत रेशियो को प्रदर्शित करता है। अगर काट देंगे तो वहाँ पर दोनों समोत्पाद वक्र जो अलग अलग रेशियो प्रदर्शित कर रहे हैं, वहाँ पर जहाँ काटेंगे वहाँ पर सेम हो जाएगा, ठीक।
तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि मांग फलन आपका दिया हुआ है D इज इक्वल टू 400/P हो तो कीमत 40 इकाई पर मांग की लोच क्या होगी। मांग की लोच क्या होगी, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये प्रश्न जो है आप एक तरह से क्या है कि मैथमेटिकल पोर्शन वाला क्वेश्चन है आपका, और आप वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तभी आएगा, ठीक। तो देखिए मांग फलन आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, D बराबर 40/P, ठीक, ये है कीमत आपका, यानी P दिया हुआ है 40, ठीक। तो जब आप Q निकालेंगे, क्या मांग दिया है और कीमत दी हुई है, तो आप जब Q निकालेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 400/40, ओके। तो आपका आ जाएगा Q बराबर आ जाएगा आपका कितना 10 आ जाएगा, ओके। Q बराबर आपका आ गया 10, ठीक। अब आगे देखें आपका Q बराबर कितना आ गया, Q बराबर आ गया 10, ठीक है। अब अवकलन करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, ठीक। अवकलन जब आप करेंगे तो डेल्टा Q अपान डेल्टा P और इज इक्वल टू -400। अवकलन किसका करेंगे आप, जो आपका मांग था ना, मांग फलन, ठीक। तो -400 इंटू P के पावर -1, ठीक, ये माइनस हो जाता है अवकलन करने पर ये, और इसको आप एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब आगे जब बढ़ेंगे तो इसका जो अगले लाइन पे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका -400P का -2 हो जाएगा, ठीक। अब और आगे अगर बढ़ेंगे तो आप इसको जब सॉल्व करते चले जाएंगे तो ये आएगा आपका -400/P का स्क्वायर। जब आप इसको और खोल के लिखेंगे तो -400/P आपका कितना था 40, तो 40 × 40 हो जाएगा, ठीक है। और इसी में जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा -400 कितना 1600, ओके, -400/1600। अब आप इसको जब और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर एक माइनस होगा 1/400, ओके। यानी कि इसको आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, माइनस से माइनस कट गया तो 1/4, ठीक। अब एक में जब आप 4 का भाग देंगे, ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया डेल्टा Q/डेल्टा P, ठीक। अब आप डेल्टा Q/डेल्टा P यहाँ से आपका आ गया है कितना 1/4, ठीक है। अब आपको जो लोच वाला सूत्र है वो यहाँ पर रखना है, ठीक। जो लोच वाला सूत्र है वो यहाँ पर रखेंगे आप। तो लोच का आपका सूत्र क्या है, ठीक है, आपकी लोच का सूत्र क्या है, डेल्टा Q, क्या है, डेल्टा Q, ठीक है, डेल्टा Q/डेल्टा P इंटू डेल्टा P/Q, ठीक है। दोस्तों एक सेकेंड रुकिएगा। जी हाँ, तो यहाँ तक क्लियर है, डेल्टा Q/डेल्टा P इंटू P/Q। अब ये सारी चीज़ें हमें पता हैं, डेल्टा Q/डेल्टा P भी हमें पता है कितना है, डेल्टा Q/डेल्टा P जो ये है वो आपका है, हमारा है 1.4 इंटू जो P/Q है वो है 40/10, ठीक है, 40/10। बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर क्या है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा EP बराबर 1, ये केवल 1 भर बचेगा, ठीक। तो इसका जो सही आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ओके, ऑप्शन नंबर C। चलिए इसको इस तरह सॉल्व करते हैं, एक बार आप खुद से करिएगा तो मुझे उम्मीद है पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि यदि मांग वक्र, यानी कि आपका मांग वक्र दिया हुआ है x इज इक्वल टू 100/P हो, तो अब प्राइस भी दिया हुआ है 10, तो इकाई हेतु मांग की लोच क्या होगी, इकाई हेतु मांग की लोच क्या होगी। देखिए इसमें भी वही प्रोसेस करना है पूरा जो अभी पीछे वाले क्वेश्चन पे किया, और इसकी भी जो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस यानी कि कीमत मांग की लोच है वो होगी आपकी कितनी, इकाई, ओके, इकाई आएगी, ठीक है, कितनी आएगी,
इकाई आएगी। इसको भी आप वैसे ही अवकलन करके सॉल्व करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि यदि उपभोक्ता की आय दी हुई है 400 रुपये तथा वह क्रमशः दो वस्तुओं ए तथा बी की एक्स तथा वाई इकाइयाँ क्रय करता है। ठीक, वो परचेज करता है, दो टाइप की वस्तुएं हैं ए और बी। ठीक है, कितने टाइप की वस्तुएं हैं? दो टाइप की, ए और बी। ठीक है, अब जो ए की है वो एक्स इकाइयाँ और वाई की बी की वाई इकाइयाँ, ये वस्तुएं हैं और ये उनकी क्वांटिटी है, उनकी मात्रा है। ओके, तो एक्स और वाई इकाइयाँ क्रय करता है। ठीक है, जबकि ए वस्तु की कीमत, अब देखिए इनकी प्राइस भी दी हुई है। ए की जो प्राइस है वो कितनी है? 5 रुपये है और बी की जो प्राइस है वो कितनी है? 10 रुपये है। ठीक, एक वस्तु की, तो उसकी जो बजट रेखा है उसका समीकरण क्या होगा? तो टोटल इनकम हमें पता है कि 400 है। ठीक, एक्स की जो है कितनी? 5 रुपये प्राइस है ना, तो एक्स की जो क्या है? प्राइस 5 रुपये है, तो 5x हो गया। टोटल मात्रा गुणे उसका मूल्य, ऐसे ही तो निकालते हैं। ठीक, और y की 10 रुपये मूल्य है, एक इकाई का, मात्रा है y, तो 10y हो गया। सीधी सी बात है, बड़ा आसान सा सवाल है ये। आपका जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आने वाला है। वो ये है कि आयताकार अतिपरवलय, इसे आप इंग्लिश में कहेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक, RH कहते हैं इसको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसकी जो इस वक्र, ये जो वक्र होता है उसकी लोच किसके बराबर होती है? कितनी होती है उसकी लोच? ओके, तो दोस्तों उसकी जो लोच होती है, HR जो कर्व होता है उसकी, RH जो कर्व होता है, जिसे आयताकार अतिपरवलय कहते हैं, आयताकार अतिपरवलय वक्र, उसकी जो लोच होती है वो प्रत्येक जगह पर कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, प्रत्येक जगह पर कितनी होती है? 1। ठीक, इसको आप ऐसे बना सकते हैं, जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वक्र होता है इस तरह का। ठीक, और ये ध्यान रखिएगा कभी ये आधार अक्ष को टच नहीं करता है, तो इसकी जो लोच है वो प्रत्येक बिंदु पर क्या होती है? 1 होती है। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, इसी से मिलता जुलता है कि आयताकार अतिपरवलय, जिसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व भी कहते हैं, आकार का वक्र है। किस आकार का वक्र है ये? कौन सा? मतलब इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है AFC यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है, या ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है, या फिर TC टोटल कॉस्ट का जो कर्व है, या फिर MC मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है। इनमें से कौन सा ऐसा कर्व है जो आयताकार अतिपरवलय यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आकार का होता है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यानी AFC अर्थात औसत स्थिर लागत वक्र का आकार आयताकार अतिपरवलय होता है। ओके, AFC की लोच इकाई के बराबर होती है, ये पहले प्रश्न में अभी हमने चर्चा की। ठीक है, और AFC कभी भी शून्य नहीं होती। ठीक, AFC कभी भी शून्य नहीं होती, क्योंकि जो एवरेज यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट होती है, जो औसत स्थिर लागत होती है, उसकी मात्रा जितना भी प्रोडक्शन आगे बढ़ता जाएगा तो प्रत्येक यूनिट में, प्रत्येक उत्पादित वस्तु में उसकी कुछ ना कुछ मात्रा जरूर लगी हुई होती है। ठीक है, तो वो कभी भी जीरो नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जब आप बाजार में वस्तु की कीमत, जब आप बाजार में वस्तु की कीमत, तो ऑप्शन है उसकी उपयोगिता के बराबर देते हैं, उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर देते हैं, सी विक्रेता जो भाव बताता है वह दे देते हैं, या फिर डी आप स्वयं जो देना चाहते हैं वह देते हैं। ठीक, चलिए बड़ा आसान सा सवाल है आपकी स्क्रीन में, और इसका जवाब आप गेस करिए। अगर जवाब आप जानते हैं तो गेस करिए, अगर नहीं जानते हैं तो फिर हम आपको बताते हैं, वैसे आप उसको समझिएगा। ठीक, तो दोस्तों बाजार में जो वस्तु की कीमत होती है, वस्तु का जो प्राइस होता है, हम हमेशा क्या करते हैं? उसकी सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर देते हैं। ठीक, मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर देते हैं। ओके, अब एक चीज़ इसके बारे में मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि जो उपभोक्ता होता है वो उसी स्थिति में संतुलित भी होता है। किस स्थिति में? कि जब वस्तु पर व्यय की गई मुद्रा से
और जो उससे उस वस्तु पर से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता आपस में दोनों जब बराबर होती हैं, यानी कि आपका क्या होता है, प्राइस और उस वस्तु से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी आपस में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है, इक्वल हो जाते हैं, तो वहाँ पर उपभोक्ता क्या होता है, संतुलन में होता है। ओके, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि उपभोक्ता जो संतुलन में होगा वो कैसे, एम यू ई बराबर लिख लीजिए इस तरह से कि एम यू एक्स अपान पी एक्स, यानी कि वस्तु का मूल आप कैसे देंगे, उसकी सीमांत उपयोगिता के आधार पर या उसके बराबर देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सीमांत उपयोगिता की धारणा को किसने विकसित किया था। जी हाँ, सीमांत उपयोगिता की अवधारणा को किसने विकसित किया था। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है तथ्यात्मक प्रश्न है और मुझे उम्मीद है इसका जवाब आप जरूर जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको इसका जवाब बता देता हूं कि जो सीमांत उपयोगिता की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय है वो है एल्फ्रेड मार्शल को। ठीक है, किसको है, एल्फ्रेड मार्शल को। ठीक, मार्शल ने सीमांत उपयोगिता की अवधारणा को विकसित किया था। ठीक है, मार्शल के अनुसार एक वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होने से, मान लीजिए ये वस्तु है, इसके स्टॉक में वृद्धि होने से, ठीक है, व्यक्ति को जो अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त होती है, भाई जैसे जैसे बढ़ती गई तो उससे हमारी क्या यूटिलिटी बढ़ रही है ना, तो जो अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त होती है वह स्टॉक में हुई प्रत्येक वृद्धि से कम होती जाती है। तो सीमांत उपयोगिता जो ह्रास नियम है वो कहीं ना कहीं इसी से प्रभावित है कि जैसे जैसे हम उपयोग बढ़ाते जाते हैं, उपभोग बढ़ाते जाते हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, हमारी एक तरह से घटती हुई दर से प्राप्त होती है। ठीक, और जो अगली इकाई से मिलने वाली यूटिलिटी या उपयोगिता है वही आपकी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है। ओके, चलिए आगे बढ़ चलते हैं साथियों। और अगला प्रश्न है कि समोत्पाद वक्र का ढाल मापता है। समोत्पाद वक्र का ढाल क्या मापता है। ठीक है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर मापता है, पैमाने की प्रतिफल मापता है, या घटते सीमांत प्रतिफल मापता है, या सीमांत उत्पादन का अनुपात मापता है। ठीक है, आपको बताना है कि समोत्पाद वक्र का जो ढाल है वो क्या नापता है। ठीक है, चलिए बताइए इसका जवाब क्या होगा। दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है प्रतिस्थापन की सीमांत दर। ठीक, समोत्पाद वक्र जैसे तटस्था वक्र होता है वैसे ही समोत्पाद वक्र इस तरह बनते हैं। तो जो तटस्था वक्र का ढाल है तो वो दो वस्तुओं के प्रतिस्थापन की दर को मापता था। ठीक, MRS XY, और यहाँ पर समोत्पाद यानी साधनों की बात हो रही है, तो दो साधनों की, मान लीजिए कि ये लेबर है, ये कैपिटल है। ठीक, तो दो साधनों के बीच में आपस में प्रतिस्थापन की तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर मापता है, क्योंकि जो साधनों का रेशियो है वही तो तकनीक होती है। तो इसे MRTS LK कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं, MRTS LK, यानी L साधन के लिए K की प्रतिस्थापन की दर जो है वो ये ढाल जो है बताता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमांत उपयोगिता को जिस सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है वह कौन सा सूत्र है। ठीक, सीमांत उपयोगिता को जिस सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है वो कौन सा सूत्र है। तो दोस्तों कई बार पढ़ चुके हैं हम, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ज्ञात करने का जो आपका फॉर्मूला होता है ना वो इस तरह का होता है, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी। कौन सा, मान लीजिए हम n इकाइयों का निकाल रहे हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी n इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1। ठीक है, n माइनस 1 जो क्या है, टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता n इकाइयों की कुल उपयोगिता माइनस एक इकाई पहले की n इकाइयों की कुल उपयोगिता। इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे आप तो एक इकाई की जो सीमांत उपयोगिता है वो आपको निकल के आ जाएगी सामने। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। आय में क्षतिपूरक परिवर्तन पर निर्भर है। जी हाँ दोस्तों, आय में क्षतिपूरक परिवर्तन पर निर्भर है। कौन निर्भर है, हिग्स की स्थानापन्नता, ऑप्शन B स्लट्सकी की स्थानापन्नता प्रभाव, ऑप्शन C उक्त दोनों की स्थानापन्नता प्रभाव, ऑप्शन D एंजिल वक्र। ठीक है, सो दोस्तों आपको बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर
कौन सा ज़्यादा सटीक है और सही है। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, आय में क्षतिपूरक परिवर्तन पर निर्भर है, आपका जो सही जवाब है वो होगा आपका हिग्स की स्थानापन्नता। ठीक, हिग्स के प्रतिस्थापन प्रभाव में आय में क्षतिपूरक परिवर्तन उपभोक्ता की आय में वह परिवर्तन है। ठीक, उपभोक्ता की आय में कौन सा परिवर्तन है जो क्षतिपूरक परिवर्तन किया जा रहा था, यानी कि जितना उसे क्षति हो रही है कीमत बढ़ने पर, ठीक, या उसकी आय कम होने पर, तो उसकी आय में एक तरह का परिवर्तन किया जा रहा है उसकी क्षति को पूरा करने के लिए। ठीक, तो वो परिवर्तन क्या है? आय में वह परिवर्तन है जो किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, मान लीजिए कोई वस्तु क्या थी, एक तरह से मान लीजिए एक वस्तु की कीमत 10 रुपये थी, अब हमारे पास मान लीजिए 100 रुपये हैं, तो हम 10 वस्तुएं खरीद पा रहे थे आराम से। ठीक, अब मान लीजिए वस्तु की कीमत 20 रुपये हो जाती है बढ़कर, तो हमारी एक तरह से देखा जाए तो क्या कितनी 5 वस्तुएं हम खरीद पाएंगे, यानी कि हमारी जो वास्तविक रूप से आय है वो एक तरह से कम हो गई ना। वास्तविक आय क्या है? वस्तु के रूप में। तो वास्तविक आय जो है हमारी वस्तु के रूप में वो कम हो गई। कैसे? प्राइस जब परिवर्तन हुआ तो उस कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता की संतुष्टि में हुई वृद्धि को नष्ट कर देता है। अब यही चीज़ मान लीजिए प्राइस घट जाए तो उसकी संतुष्टि में वृद्धि हो सकती है। तो क्षतिपूरक परिवर्तन को जो हिग्स की स्थानापन्नता है वो उस पर निर्भर करती है। ओके, आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने कीमत प्रभाव को आय तथा प्रतिस्थापन प्रभावों में बांटने के लिए लागत अंतर विधि, जी हाँ महत्वपूर्ण सा प्रश्न है आपके सामने, लागत अंतर विधि का उपयोग किया। ठीक, किसने किया लागत अंतर विधि का उपयोग? ठीक, जे.आर. हिग्स, स्लट्सकी, पी.ए. सैमुअल्सन या आर.जी.डी. एलन। तो दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्लट्सकी ने जो है लागत अंतर विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक, जो स्लट्सकी हैं वो वास्तविक आय को स्थिर रखने हेतु यह सुझाव देते हैं, क्या सुझाव देते हैं कि उपभोक्ता के पास उतनी मुद्रा रहने दी जानी चाहिए जिससे वह मूल्य के परिवर्तन के बावजूद भी, उपभोक्ता के पास उतनी मुद्रा बनी रहनी चाहिए जिससे क्या है, वह मूल्य के परिवर्तन के बावजूद भी वस्तुओं का वही संयोग क्रय कर सके जो वो पहले क्रय कर सकता था। ये परिवर्तन के पहले जिस तरह वो क्रय कर सकता था उसी तरह वो वही संयोग क्रय कर सके। ठीक, तो इसका जो सही जवाब है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लट्सकी। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रति व्यक्ति आय तथा आय असमानता के स्तर के संबंध को, प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम और आय असमानता के स्तर के संबंध को प्रदर्शित करने वाला वक्र क्या कहलाता है? देखिए, आपको सबसे पहले कोई भी परीक्षा में आप बैठते हैं, ये इन प्रश्नों का जो स्तर है वो उसका लेवल एक तरह से है आपका टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर, जूनियर सहायक अध्यापक, इस लेवल के ये प्रश्न हैं आपके सामने। और मुझे उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न आप कोई ऐसी बुक उठाएंगे जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं तो आपको ये प्रश्न आए हुए ही मिलेंगे। किसी न किसी परीक्षा में ये अनिवार्य रूप से आए हैं और आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इनको सबसे ज़्यादा ध्यान से देखना है और इसका आंसर आप तभी बहुत सटीकता से लगा पाएंगे जब आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, तो आपको बताना है कि प्रति व्यक्ति आय तथा आय असमानता के स्तर के संबंध को प्रदर्शित करने वाला वक्र जो है कहलाता है, क्या कहलाता है? लॉरेंज वक्र, कुजनेट्स वक्र, एंजिल वक्र या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कौन सा वक्र कहलाता है? ओके, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो जवाब होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कुजनेट्स वक्र। ठीक, कुजनेट्स वक्र क्या बताता है कि यदि हम प्रति व्यक्ति आय को आधार अक्ष पर प्रदर्शित करें, ठीक है, मान लीजिए हम एक कर्व, मैं आपको कर्व भी बना देता हूं ऐसा, मान लीजिए हम प्रति व्यक्ति आय को यानी कि पर कैपिटा इनकम को मैं आधार अक्ष पर प्रदर्शित करूं और लंब अक्ष पर आय असमानता को प्रदर्शित करूं। क्या प्रदर्शित करूं? आय की विषमता का स्तर यानी आय असमानता को प्रदर्शित कर दिया मैंने लंब अक्ष पर। ठीक, तो हमें एक वक्र प्राप्त होगा। कैसा वक्र? इस प्रकार का एक वक्र प्राप्त होगा ऐसे। ठीक, ओके, और ये वक्र क्या है? उल्टे यू आकार का होता है। ठीक,
किस प्रकार का होता है? उल्टे यू आकार का होता है। तो प्रति व्यक्ति आय तथा आय असमानता का जो स्तर है उसका जो संबंध प्रकट करने वाला जो कर्व है उसी को हम क्या कहते हैं? कुजनेट्स वक्र। ये जो है ये क्या है? कुजनेट्स वक्र है। ओके, कुजनेट्स वक्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये वक्र भी आपके सामने है। आय का भी समता स्तर यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। आधार अक्ष पर प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम है। ठीक, तो ये जो इस तरह का कर्व बनता है कि यानी प्रति व्यक्ति आय का जो स्तर है वो शुरुआत में तो कम होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है और जब बीच का स्तर आता है, लाइफ के एक ऐसा सेक्टर आता है जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय का स्तर एकदम हाईएस्ट होता है। ओके, और फिर वो धीरे धीरे घटता जाता है। तो इस तरह का ये जो संबंध है वो कुजनेट्स वक्र ये प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ें तो अगला प्रश्न है कि एंजिल के नियम के अनुसार, ठीक, एंजिल का नियम, इससे भी प्रत्येक परीक्षा में एक क्वेश्चन तो बनता है। ओके, तो एंजिल के नियम के अनुसार खाद्य पदार्थों की मांग की लोच इकाई से कम होती है, इकाई के बराबर होती है, इकाई से अधिक होती है, या फिर ऑप्शन डी अनंत होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका वो होगा इकाई से कम होती है। इकाई से कम का मतलब क्या है कि एक तरह से खाद्य पदार्थों की जो मांग की लोच है वो अपेक्षाकृत बेलोचदार होती है। इकाई से कम का मतलब क्या है? अपेक्षाकृत बेलोचदार होती है। ठीक है, क्योंकि आय कम हो या ज़्यादा हो, जिस प्रकार का आय में परिवर्तन हो, हम खाद्य पदार्थों की का जो व्यय है ना उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। ठीक, हमारी इनकम चाहे एकदम शून्य हो जाए लेकिन तब भी हम खाद्य पदार्थ या भोजन वगैरह यूज करेंगे ही करेंगे। ओके, तो ये इसकी लोच जो है इकाई से कम होती है। ठीक, और अगर मैं और तथ्यों की बात करूं तो जो एंजिल हैं वो एक जर्मन अर्थशास्त्री थे। ओके, कहाँ के थे वो? जर्मन थे। यहाँ से भी देखिए एक बार प्रश्न बन चुका है, जिन्होंने परिवार की आय तथा उपभोग पर होने वाले व्यय के बीच संबंध बताए थे। ठीक, इनकम और जो व्यय होता है हमारा उसके बीच संबंध बताए थे। उनके 3 संबंध हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और मुझे लगता है कि आपको सुन भी लेना चाहिए। पहला था कि आय की वृद्धि के साथ भोजन पर होने वाले व्यय के अनुपात में कमी आती है। मान लीजिए आप अभी 50,000 रुपये पर महीना कमाते हैं। ठीक है, 50,000 रुपये पर मंथली कमाते हैं और मान लीजिए कि आप 20,000 रुपये भोजन पर खर्च करते हैं। ओके, एग्जाम्पल है कि आप 50,000 रुपये पर महीना कमाते हैं जिसका आप 20,000 रुपये भोजन पर खर्च करते हैं। मान लीजिए आप 1,00,000 रुपये कमाने लगें, यानी कि सीधा सीधा आपकी इनकम क्या है? 2 गुनी हो जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो भोजन पे 20,000 रुपये खर्च कर रहे हैं वो भी दोगुना हो जाए, वो 40 नहीं होगा। ठीक है, वो बढ़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बढ़ेगा नहीं, लेकिन वो हो सकता है 25 पे काम चल जाए और या 30 पे काम चल जाए या 35 पे काम चल जाए। मान लीजिए आप 2 लाख कमाने लगे। ठीक, तो ऐसा थोड़ी है कि 40 का 80 हो जाए। अरे भाई, आप सोना चांदी थोड़ी ना खाने लगेंगे, खाएंगे तो वही ना, दाल चावल रोटी सब्जी, हाँ थोड़ा सा फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें आपका, तो भोज्य पदार्थों में भी आपका व्यय बढ़ेगा लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ेगा जिस अनुपात में आपकी इनकम बढ़ी है। ओके, तो पहला ये हो गया। एंजिल ने बताया कि इनकम जो आपकी इंक्रीज हुई है तो उसके साथ साथ जो भोजन पर होने वाला व्यय है वो उसके अनुपात में, यानी उसके बढ़ने के अनुपात में कमी होगी। ओके, दूसरा नियम उन्होंने बताया था कि ये तो हो गई भोजन की बात। दूसरा उन्होंने कहा था कि मकान तथा कपड़े पर जो होने वाला व्यय है उसका अनुपात, उसका जो अनुपात है वो स्थिर रहेगा। स्थिर रहेगा मतलब कि जिस अनुपात में हमारी इनकम बढ़ती है उसी अनुपात में कपड़ा और मकान पर जो खर्च होने वाला है वो उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। जैसे हमारी इनकम 50,000 थी और मकान और कपड़े पर हमारा खर्च, कहने का मतलब 10,000 रुपये था। अब इनकम अगर हमारी 2 गुनी हो जाए, 1,00,000 हो जाए, तो मकान और कपड़े पर जो होने वाला व्यय है वो भी 2 गुना, यानी कि 10 का 20,000 हो जाएगा, यानी कि उसका जो रेशियो है वो स्थिर रहेगा। ठीक, और अगर तीसरे नियम की हम बात करें तो एंजिल का जो तीसरा नियम था उसमें उन्होंने बताया, ठीक है, उसमें उन्होंने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन पर होने वाले व्यय के अनुपात में वृद्धि होती है। ठीक, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो किस पे? एजुकेशन, ठीक, हेल्थ और जो एंटरटेनमेंट है उस पर जो होने वाला आपका व्यय है वो बढ़ जाता है। मीन्स अगर मान लीजिए 50 से आप सीधे 1,00,000 पर पहुंच गए हैं, ठीक, 2 गुना हो गया है। तो अगर आप
एजुकेशन, स्वास्थ्य और मनोरंजन पर मान लीजिए 20,000 रुपये खर्च करते थे, तो ये दोगुना हो गया है। तो हो सकता है कि आप फिर उसमें 45 या 50,000 रुपये भी खर्च करने लगें। ठीक, क्योंकि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो फिर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं, अच्छे अस्पतालों पे अपना इलाज करवाते हैं, मनोरंजन के अच्छे अच्छे साधन आप जो है परचेज करते हैं। तो इसलिए जो तीसरा वाला था कि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन पर जो होने वाला व्यय है उसके अनुपात में वृद्धि होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गिफिन वस्तु के संबंध में कीमत उपभोग वक्र, गिफिन वस्तु के संबंध में कीमत उपभोग वक्र, ऑप्शन ए एक्स अक्ष के समानांतर होता है। ठीक है, एक्स अक्ष के समानांतर होता है। ऑप्शन बी वाई अक्ष के समानांतर होगा। ऑप्शन सी दोनों अक्षों के मध्य 45 अंश का कोण बनाएगा, या फिर ऑप्शन डी किसी एक अक्ष की ओर झुक जाएगा। ठीक, चलिए बताइए क्या होगा। अगर मैं दोस्तों बात करूं तो किसी एक अक्ष की ओर झुकेगा। किसी एक अक्ष का मतलब क्या है कि भाई अभी हमें यहाँ क्लियर ये नहीं है ना कि कौन सी वस्तु गिफिन है। ठीक, मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, ठीक, और यहाँ पर मान लीजिए वाई है और यहाँ पर एक्स है। ओके, तो अगर एक्स वस्तु गिफिन है, मान लीजिए ये वस्तु गिफिन है, तो ये कर्व जो है वाई की तरफ झुक जाएगा। ठीक, कि एक स्तर के बाद इनकम बढ़ने पर आप एक्स वस्तु को क्रय नहीं करेंगे। ठीक, वाई वस्तु को ज़्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि एक्स क्या है, गिफिन है, हीन वस्तु है। ओके, अतिहीन है। और अगर वाई वस्तु गिफिन है तो फिर ये कर्व इस तरह बनेगा, एक्स की तरफ झुकेगा। एक स्थिति के बाद आप जो है वाई वस्तु परचेज करना पसंद नहीं करेंगे। ओके, तो जो पीसीसी कर्व है वो ऐसे होगा। ठीक है, ये दोनों पीसीसी कर्व हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। आगे बढ़ें। ये देखिए यहाँ पर ये बने भी हुए हैं ग्राफ कि जब एक्स वस्तु गिफिन है तो ये इधर वाई की तरफ झुकेगा, और जब वाई वस्तु गिफिन है मान लीजिए इसमें, तो ये इधर की तरफ झुकेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 159 नंबर्स का क्वेश्चन है आपके सामने कि वस्तु की मांग मात्रा, ठीक, मांगी गई मात्रा व उसकी कीमत के बीच परिमाणात्मक संबंध की व्याख्या की जाती है। वस्तु की मांग मात्रा व उसकी कीमत के बीच परिमाणात्मक संबंध की व्याख्या की जाती है। परिमाणात्मक का मतलब कई बार हमने यहाँ पर चर्चा भी की है, मैंने आपको बताया है कि परिमाणात्मक का मतलब उसकी मात्रा का रेशियो जानते हैं जब हम। ठीक है, अगर हम गुणात्मक की बात करें तो वो तो मांग का नियम ही हमें बता देता है कि वस्तु की कीमत और मांग मात्रा में विपरीत संबंध होता है। ठीक है ना, विपरीत संबंध यानी उल्टा संबंध होता है। और परिमाणात्मक संबंध की बात होती है तो फिर ये कहाँ पर आएगा। चलिए मैं टेस्ट लेता हूँ आपका, शायद आपको जवाब इसका पता हो। मांग के नियम के आधार पर बताया गया, या फिर मांग की लोच के आधार पर बताया गया, फिर ये इन दोनों के समन्वित प्रयोग से बताया गया, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। ठीक, तो चलिए बताइए। 159 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। मांग की लोच के आधार पर हम ये जानते हैं कि परिमाणात्मक संबंध क्या होगा, मांग मात्रा व उसकी कीमत का। ठीक है, हम यही जानते हैं ना कि कीमत अगर इतनी बढ़ जाए, इतने प्रतिशत बढ़ जाए, तो मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन आएगा। ठीक, तो यही है। और लोच, मांग का लोच जो हम पढ़ते हैं उसकी तो परिभाषा यही है ना कि कीमत परिवर्तन के सापेक्ष, ठीक, कीमत परिवर्तन के सापेक्ष मांगी गई मात्रा की संवेदनशीलता ज्ञात करते हैं। ठीक, तो कीमत परिवर्तन अगर हुआ तो मांग मात्रा की संवेदनशीलता कितनी है, कितना घटने बढ़ने की उसकी संवेदनशीलता है, उसका हमें पता चलता है मांग की लोच के आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक सीधी रेखा वाले मांग वक्र के मध्य, मांग वक्र आपका कैसा है? एक सीधी रेखा का है। ओके, एक सीधी रेखा वाले मांग वक्र के मध्य मांग की लोच होती है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका उत्तर है, तो मांग की लोच आपका क्या होगी? सीधी सी बात है। देखिए मैं कर्व बनाता हूँ पहला। तो ये आपका मांग सीधी रेखा का मांग वक्र है, बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है, आप सभी जानते हैं। ठीक, के मध्य, मध्य पूछ रहा है यानी कि बीच में। ठीक, मांग की लोच क्या होगी? इकाई होगी। ठीक, क्यों? क्योंकि जब आप इस तरह निकालते हैं तो नीचे का हिस्सा बटा ऊपर का हिस्सा, आप चूँकि बीचों बीच है दोनों, तो नीचे का हिस्सा बराबर ऊपर का हिस्सा, दोनों बराबर होंगे, तो कितना आएगा? सी आएगा। बड़ा आसान सा है। ओके,
और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बड़ा उल्लेख करना चाहूँगा, आप उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि मांग वक्र के अन्य रूपों पर, जैसे कि मान लीजिए मांग वक्र रैखिक नहीं है, हैं, मांग वक्र आपका इस तरह का है या मांग वक्र आपका इस तरह का है, ठीक। तो इसमें क्या है कि मांग की लोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। ओके, तो जो कॉमन परिस्थितियां हैं, जो जनरल परिस्थितियां हैं, उसमें मध्य में जो है मांग की लोच जो है एक ही होगी। ओके, सो दोस्तों ये रहा आज का सेशन, और मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आपने बड़े ध्यान से पढ़े होंगे और इसका सही सही जवाब भी आप लोगों ने गेस किया होगा। दोस्तों अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं, ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो आप जो है इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसको आप अपने दोस्तों में या आपके फ़ोन पे जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हैं उनमें ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकॉन है आपके यूट्यूब में, इस तरह का बेल आइकॉन होता है ना, ठीक, इसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो आपको डालता हूँ तो वो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है, ठीक। तो ये रहा आज का सेशन, मुझे उम्मीद है ज़रूर अच्छा लगा होगा आपको। खूब सारा ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, और हाँ, खुद पे भरोसा रखिए, दूसरों पर कम रखिए, किसी को धोखा मत दीजिए, और देखते रहिए एजे इकोनॉमिक्स। थैंक यू सो मच।